नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरिस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही नौजवान हैं जिन्होंने बहुत फोकस के साथ अपनी तालीम हासिल की और फिर शोबे तालीम से वाबस्ता हुए और आज माशरे में एक अहम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नयाब खान मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच अयाज़, इट्स सो नाइस टू हैव यू। जैसे कि आपने बता ही दिया, जर्नी तो बड़ी सिंपल सी है। जैसे हर इंसान की बेसिक एजुकेशन शुरू होती है और उसके बाद सारे मामला बेसिकली मेरा तल्लक सांगला हिल से है। सही। तो शुरू की सारी एजुकेशन जो है वो सांगला हिल से है टिल कॉलेज, और उसके बाद फिर सांगला हिल के बाद फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, यहाँ से मास्टर्स किया, देन इंडस्ट्री में जॉब की, फिर पीएचडी करने के लिए चले गए बाहर। आई गॉट द स्कॉलरशिप एंड देन केम बैक। और अभी एग्रीकल्चर, जैसे कि आपने बताया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तलीम से ही वाबस्ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सफ़र बड़ा आसान रहा? आपने तो 1 मिनट में इसको समराइज़ कर दिया। आप शुरू से फोकस रहे थे चीज़ों को, एजुकेशन के हवाले से आसानी रही थी, या वो अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ से कोई एक करियर प्लान था, या समझ लें कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो होती गई? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। वाकई मैं चाहता था कि आप ये क्वेश्चन पूछें। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। सही। गुजर जाने के बाद आपको आसान लगती हैं। सही। सफ़र ख़ास तौर पे बीइंग अ माइनॉरिटी आपके लिए सोसाइटी में मकाम बनाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए देयर आर डिफरेंट कल्चर्स, और आपको ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर जाके भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पे जो सफ़र था शुरू से, वो मेरे वालिदैन जो कि स्कूल से उनका तल्लक था, पढ़ाते टीचर थे, तो स्टार्ट में इतनी मुश्किल नहीं थी। उसके बाद एज सच कोई प्लान नहीं था कि मैं मतलब पीएचडी करने बाहर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूँगा। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हैं, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। सही। तो आपको बहुत सारी जगह पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे अब मेरे लिए ये रास्ता ज़्यादा बेहतर है। तो इतना आसान तो नहीं है ऑब्वियसली, बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्कर भी हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। सही। अगर मैं पूछूं कि डॉक्टर नयाब खान की अब तक की जो ज़िंदगी में कामयाबी है या जो मकाम है, तो उसकी एक वजह जो यंगस्टर्स के लिए है कि अगर आप आज इस मुकाम पर हैं, तो कौन सी एक ख़ास खूबी थी या क्या कहते हैं एक ख़ास एलिमेंट था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया? देखिए, वैसे तो देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स जो कैन इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंगल इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब कि आप यू कांट पिक वन ऑफ देम। बट जैसे आपने पिन पॉइंट किया ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली हम लोग किसी सेशन में, किसी जगह बैठे हों, तो फोकस करते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि आप हार्ड वर्क करें, आप इट इज़ वेरी नेसेसरी आप करें। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट जो आपने जैसे बात की, वो है कंसिस्टेंसी। सही। आपकी मुस्तकिल मिजाजी। सही। ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू में ये भी कहते हैं कि मैं लगा रहा। सही। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, आप दुनिया में किसी भी इंसान को, कामयाब इंसान को उठा के देख लें, उसने ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे शुरू किया हो, किसी भी एज से शुरू किया हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट रहा है तो वो कामयाब हुआ है। सही। हार्ड वर्क एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप एक दिन अगर 10 घंटे आप एक काम करते हैं ना, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दैट। सही। अगले दिन आपकी बॉडी कहती है कि बस 4 घंटे आप काम कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी ये है कि अगर आप 2 घंटे भी कर रहे हैं तो पूरा महीना कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उसका जो आपको रिवार्ड मिलता है, दैट इज़ मोर प्योर, दैट इज़ मोर फ्रूटफुल एज कम्पेयर टू द आई गिव क्रेडिट टू द कंसिस्टेंसी कि मैं भी लगा रहा। कंसिस्टेंसी के बिल्कुल वो आपने। अच्छा, आपने किस शोबे में पीएचडी की, कहाँ से की और किस यूनिवर्सिटी से की? मेरी बेसिकली जो मास्टर डिग्री थी मेरी, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फैकल्टी में। सही। डिपार्टमेंट ऑफ फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। वहाँ से मेरा मास्टर्स था, और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में जॉब की 2-2.5 साल। देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप ऑफ़र हुआ तो जर्मनी से, तो वहाँ से मैंने उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ था पहले से। सही। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा एंड दे पिक मी
फॉर दैट पर्टिकुलर पीएचडी पोस्ट। वहाँ पे पीएचडी करने के लिए मैं गया तो मैंने वहाँ पे टेक्सटाइल टेक्निक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। सही। तो जब मैं वापस आया तो मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ऑन किया, तो उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वापस आ जाएं, आप यहाँ के ग्रेजुएट हैं। तो आप जर्मनी से आपने जर्मनी से करने के बाद पीएचडी, फिर वापस आके तो मैंने इसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग होते हैं, हम जानते हैं कि वो जब बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाते हैं बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपका ताल्लुक़ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो इस कम्युनिटी के लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी होती है, सोच भी होती है कि वो वहीं पर स्टे करें। तो आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ थी कि आप वहाँ पर स्टे करें, यहाँ पर आपका स्कोप ज़्यादा होगा, पाकिस्तान में शायद आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हों, तो ऐसा कोई सिलसिला था? कुछ दोस्तों ने इधर उधर मशवरा नहीं दिया कि डॉक्टर साहब यहीं पर रुक जाएं? बिल्कुल दिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये एक पर्सपेक्टिव भी है कि लोग जब बाहर जाते हैं तो मोस्टली, और मेरे जहन में भी कहीं ना कहीं ये सोच थी कि मैं मतलब बाहर सेटल, असल में प्रायोरिटीज़ होती हैं हर बंदे की अपनी अपनी। मैं जब बाहर पीएचडी करने के लिए गया तो अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेरे साथ नहीं थी, तो उस स्पैन को, जो पीएचडी का स्पैन है जिसमें मेरी वाइफ और मेरा जो बड़ा बेटा है वो उस वक्त छोटा था जब मैं बाहर गया हूँ, तो वो पाकिस्तान में थे। और जब मैंने पीएचडी अपनी ख़त्म की तो वो मेरे लिए बेस्ट चांस था कि मैं वहाँ पे और सेटल हो जाऊँ, दैन वहाँ पे उनको बुला लें, या और टाइम रिक्वायर्ड था उसको परस्यू करने के लिए। तो मेरे लिए उस वक्त फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो अपनी फैमिली थी। सही। कि मैंने उनको जाके मिलना है। और सेकेंडली ये था कि अगर मैं माइनॉरिटीज़ से उठ के यहाँ पे आके पीएचडी करके वापस जाऊँगा, अगर कोई एक बच्चा, कोई दो बच्चे ये सोच लें कि हमने भी इस इंसान जैसे पढ़ना है या इस तरह कुछ करना है, अगर एक लाइफ को भी आप बदल सके ना, तो वो कहते हैं ना, किसी की दुनिया बदलने से अगर किसी एक की दुनिया बदल दें आप, डेफिनेटली यू गॉट इट। ऐसी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, आप भी उस प्रोसेस से गुज़रती हैं, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं जिस बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे बड़ा मेंटल बैरियर क्या है उनके लिए? क्या जो माइंडसेट जिस तरह का लेकर आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन में और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी बेशुमार हैं, हम इस चीज़ से हरगिज़ इनकार नहीं करते, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बाज़ दफ़ा नहीं समझ पाते कि हम चैलेंजेस की शायद नहीं बात करें तो चैलेंजेस नहीं हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन जो माइंडसेट है वो आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो सोसाइटी में आगे बढ़ें और जो एक लो स्टीम है उसको जो है वो अपने से कम करें और आगे निकलने की कोशिश करें? बिल्कुल, माइंडसेट मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट, आपने सही कहा, लेकिन मेजर रोल माइंडसेट प्ले करता है। सही। देखिए, अगर आप इस चीज़ को लेके अगर आप अपने आप में एक माइंडसेट ऐसा बना लेंगे, अपने जहन में एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ले लेंगे कि आई बिलोंग टू द माइनॉरिटीज़ एंड आई वोंट कम अप, ऐसा कुछ नहीं है। सही। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में वैसे ही कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए ये है, बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स जो लोग बाहर गए हुए हैं, आप उनसे पूछें, वो बाहर भी हैं। सही। आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो यू डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा प्रिविलेज कि आप पाकिस्तानी हैं और क्रिश्चियन हैं आप। सही। हाँ, ये यहाँ मैं ये सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे लोग, ये मुझसे भी सवाल होता है कि जी आपको बाहर का वीज़ा आसानी से मिलेगा या आपको जो है वो ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी क्योंकि वो आप क्रिश्चियन हैं, तो क्या ऐसा होता है, कोई फेवर मिलती है कि नहीं? ये मैं चाहता हूँ कि आप पॉइंट क्लियर करें बहुत सारे लोगों के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये है। आप देखिए, जब आप बाहर जाते हैं तो आप आम पाकिस्तानी की तरह ट्रीट होते हैं वहाँ पे। सही। जैसे कि उनके लिए पाकिस्तानी नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, रिलीजन नहीं। ऐसे असल में ये एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करता जाऊँ। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रीजन और एक होता है रिलीजन। रिलीजन, बहुत अच्छा। सही सही। पाकिस्तान में सही रिलीजन इंपॉर्टेंट करता है, सही। वहाँ पे रीजन इंपॉर्टेंट करता है कि आप कहाँ से हैं। बहुत आला। यहाँ पे आप क्रिश्चियन हैं, वहाँ पे आप पाकिस्तानी हैं। सही। तो ये चीज़ें हैं, और ये हो सकता है कि जो मेरी जो कंसिडरेशन में आई हैं चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि मैं 4-5 साल रहा हूँ वहाँ पे, वो हो सकता है कि वो गलत भी हों, लेकिन जो मोस्टली वहाँ पे लोग जो क्रिश्चियन जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो भी यही कहते हैं। देखिए, इसकी मैं अभी एक कॉमन सी बड़ी एग्जांपल कोट करता हूँ आपको कि मैं जर्मनी में था, तो जर्मनी में कुछ तुर्किश लोग सेटल हैं वो पिछले 50 साल से। सही। अब उनकी कुछ तीसरी चौथी नस्ल जो है, जनरेशन, थर्ड जनरेशन वहाँ पे चल रही है, वो दे स्पीक नेटिव जर्मन्स, वो उन्हीं की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह, मतलब उनका जो एटीट्यूड है, हर चीज़ उन्हीं की तरह है। बट जर्मन जो है वो उनको ऑन नहीं करते,
आप उनको पूछेंगे तो वो वही कहेंगे कि अच्छा आप यू वांट टू गो टू दिस तुर्किश स्ट्रीट। सो इसी तरह हम भी लोग ऐसे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो मेरे ज़हन में भी ये था कहीं ना कहीं कि अगर आपने कुछ मेहनत की है, कुछ किया है, तो आपकी सर्विसेज भी वही होनी चाहिए जहाँ से आपने मेहनत की। बिल्कुल ऐसे। सो आई थिंक दैट वाज द मेन मोटिवेशन टू कम बैक टू पाकिस्तान। सही। या हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का जी, सिलसिला ज़रूर। जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में अयाज़ मोरस के साथ। और आज मेरे मेहमान डॉक्टर नायाब ख़ान मौजूद हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताया कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे जी। हैं, इसके अलावा आप किन किन अदारों के साथ एज ए कंसल्टेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? ओबियसली जी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इट्स द वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू इन पाकिस्तान। तो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते हैं और प्रोफेसर्स अपने प्रोफाइल के हिसाब से उनको पिक करते हैं। नॉर्मली हम लोग पिछले 3 साल से HEC के साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक तो जब आप PhD करके बाहर से आते हैं तो आपको HEC फ़ौरन से एक स्टार्टअप ग्रांट देती है, जिसमें आप कोई मशीन डेवलप करते हैं या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, उसके लिए फ़ंड्स आपको HEC देती है। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो आपको फुली सपोर्ट करता है आपकी रिसर्च के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैं समझता हूँ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप सिर्फ क्लासेस ही लेते हैं। सही। तो दैट इज़ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम है, क्लासेस लेने का काम है, दैट इज़ 20%। 80% जो काम है यूनिवर्सिटी में रिसर्च का है, जिसमें आप डिफरेंट न्यू आइडियाज़ को लेके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो लिंकेज है उसको डेवलप करते हैं। जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके मशीन की शक्ल में, टेक्नोलॉजी की शक्ल में और कंसल्टेंसी की शक्ल में आप उनको प्रोवाइड करें। तो वो HEC के प्रोजेक्ट हों या इंडस्ट्रियल हों, उनमें हम एज आ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काम भी करते हैं और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे जब तक हैं यहाँ पर। मैंने आपका जो गुज़श्ता दिनों मीडिया पर एक काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट आपका जो है वो वायरल हुआ और काफ़ी उसको पजीराई मिली। वो प्रोजेक्ट ये क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रही है। मैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाहूँगा। हाँ। वो प्रोजेक्ट क्या था और वो कैसे जो है वो हमारी इंडस्ट्री को और इकॉनमी को बेहतर बना सकता है? जी, एक्चुअली आप आई थिंक हेम्प फाइबर की बात करें Yes, जिसमें बिल्कुल। ये पाकिस्तान हेम्प फाइबर, इसको ना बेसिकली ये हेम्प फाइबर जो है इसको भंग कहा जाता है। भंग। सही। और ये जो है ये पाकिस्तान में पहले बैन था। सही। इससे फ़ाइबर निकलता है, जैसे कॉटन है हमारी, इसी तरह हेम्प से फ़ाइबर निकलता है और वो कॉटन की तरह इससे धागा बन के कपड़ा बनता है। बाहर यूरोप में, अमेरिका में ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। सही। तो पाकिस्तान जो कि मेजर एक एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, सही। तो पाकिस्तान के लिए डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थी कि आप भी हेम्प फाइबर पे काम करें। तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया था। इन्होंने कहा था कि आप हेम्प को, वो हेम्प फाइबर जो कि टॉक्सिक ना हो, यानी जिसमें वो नशे का एलिमेंट ना हो, क्योंकि इस पौधे का जो छाल है उससे वो फाइबर निकलता है। तो उस पर आप रिसर्च करें। सो दे गेव द फंडिंग टू द यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट था। सही। तो वो फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट आया तो मेरे चेयरमैन साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा जिस पे हमने काम करना है, तो हमने उस पर काम किया और उससे बड़े अच्छे रिज़ल्ट हमें मिले। हमने उससे 20 to 30% तक उस हेम्प को कॉटन में ब्लेंड करके तो कपड़ा बनाया और उसके बाद वो प्रोजेक्ट अप्रूव भी हुआ। तो उसकी वजह से अब इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। तो उससे वो कपड़ा जो है वो महंगा भी है इंटरनेशनल मार्केट में, और उस पर जो की जाने वाली रिसर्च है उसकी फ़ंडिंग गवर्नमेंट की थी, उस पर हमने काम भी किया और खुदा उनका शुक्र है कि काफ़ी उससे पजीराई मिली। सही। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि आप क्योंकि तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत सारे नौजवानों से आप मिलते हैं और फैसलाबाद की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ आप, आई थिंक वो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की। जी, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के हवाले से, जिसमें बहुत अच्छी नंबर है क्रिश्चियन बच्चों का भी। जी। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी कोचिंग, इनकी मेंटोरिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या और भी जो यंगस्टर्स हैं हमारे किसी भी वो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं,
उनकी कोचिंग, उनको गाइड करना और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए? देखिए मैं एज इस क्वेश्चन के बारे में ना मैं अब बल्कि आपने खुद ही इसमें जवाब भी दे दिया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। देखिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या मेंटोरिंग है आप किसी भी बच्चे की करते हैं, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। सही। देखिए अगर आपके पास 1 लाख का फिगर है ना, तो अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। सही। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ सेम लाइक दिस। अगर आपकी एजुकेशन है, अगर आप सारा कुछ है आपके पास, अगर आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आप साथ साथ नहीं करते, इट्स नीड ऑफ द आवर, सही। नहीं करते तो वो मल्टीप्लाई होके आपको 0 कर देती है। इसका मकसद, मेरा बात करने का मकसद ये नहीं है कि आप चीज़ों को शो ऑफ करना शुरू कर दें या आप अपने एटीट्यूड में कोई रूड बिहेवियर लेके, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है कि आपका जो आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप के जो मेजर कंसर्न है आपकी किसी भी शोबा से हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एंकर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप मेंटर हैं, वटएवर जो भी हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी उसी के मुताबिक आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करनी चाहिए। सही। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे, सिर्फ खाली आपका एजुकेशन क्राइटेरिया बढ़ता चला जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत अला, बहुत ज़बरदस्त। सही। ये चीज़ें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आज हम फैसलाबाद में थे और आप हमारे पास आए। थैंक यू सो मच। सो नाइस टू हैव यू अयाज, आपका बहुत शुक्रिया और फिर मुलाकात आपसे ज़रूर। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आज हम ये फैसलाबाद में थे और खसूसी तौर पर हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हुए। और ये हमारा जो इंटरव्यू सीरीज़ है, ये देखो पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री जो हम बना रहे हैं, कामरान रिजवी साहब का जो इनिशिएटिव था, पूरे पाकिस्तान में हम नेशन वाइड टूर कर रहे हैं, वाइल्ड सेल मीटअप्स, उस सिलसिले में हम फैसलाबाद में मौजूद थे। और आज जो ये लोकेशन है जहाँ पर शकोले जो एक बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये सेटअप आप देख सकते हैं, तो वहाँ हम मौजूद हैं। अगर आप फैसलाबाद में तो ज़रूर इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको विज़िट करें, इनका काम देखें। और वंस अगेन डॉक्टर की हमने ज़िंदगी से देखा कि कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, आई थिंक वो एक की एलिमेंट है किसी भी कौम की डेवलपमेंट में, तरक्की में। और अगर हम पाकिस्तानी आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट हम मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर हमने कंसिस्टेंसी पे फोकस किया है, काम किया है, तो यकीनी तौर पर हम किसी भी मैदान में हैं, हम कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।